स्टीव जॉब्स, एप्पल के सीईओ, 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक समारोह में वो शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अभी तक की वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्पीच दी थी। ये स्पीच आधुनिक युगों के सबसे प्रेरणादायक और सबसे पावरफुल वक्तव्यों में से एक माना जाता है। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां शेयर की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बदकिस्मती से इतनी पावरफुल स्पीच होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग सिर्फ इंग्लिश में इस स्पीच के होने के कारण सुन नहीं पाते हैं और इतने पावरफुल स्पीच को वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस इतनी पावरफुल स्पीच को हम हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों के बीच रखें, ताकि आप लोग भी इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें कि आप अपने जीवन में भी उस बात को लागू करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये शब्द जो है वो स्टीव जॉब्स की है, बस तो मैं सिर्फ उन्हें एक आवाज़ दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन तक नहीं किया हूँ। सच तो ये है कि ग्रेजुएशन के सबसे पास भी मैं आज आया हूँ आप लोगों के बीच। मैं आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की सच्चाई से परिचित करवाना चाहता हूँ। पहली कहानी ज़िंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ने और समझने के बारे में है। मैं पहले 6 महीने में ही रीड कॉलेज से निकल गया था। लगभग 18 महीने तक मैं कॉलेज तो नियमित तरीके से गया भी नहीं था, जिसके बाद लगभग तो मैंने सचमुच तरीके से मानो कि कॉलेज छोड़ ही दिया था। अब सवाल यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। तो इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले हो चुकी थी। मेरी माँ एक अविवाहित कॉलेज युवा छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने के लिए दे दिया। गोद देने से पहले मेरी माँ ने एक शर्त रखी थी कि जो भी पेरेंट्स मेरे बच्चे को गोद देंगे वो कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पढ़े लिखे होने ही चाहिए। इसके बाद एक वकील और उसकी पत्नी ने मुझे गोद लेने के लिए तैयार हो गए। जब मेरा जन्म हुआ तब जो मुझे गोद लेने वाले माता पिता थे वो मना कर दिए और उनका कहना ये था कि मुझे तो बस एक बेटी चाहिए थी, मुझे बेटा नहीं चाहिए था। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। बस तो उसके बाद जो मेरे होने वाले माता पिता थे वो गोद लेने की प्रतीक्षा सूची में थे। उन्हें देर रात एक फ़ोन कॉल आता है, उनसे कहा जाता है कि जाने कैसे मुझे एक लड़का हुआ है, क्या आप गोद लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। बाद में जब मेरे जन्म देने वाली माता पिता को पता चला कि जो गोद लेने वाले जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने अंतरिम डॉक्यूमेंट पर साइन करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद जब मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी जन्म देने वाली माँ को ये विश्वास दिलाया कि भले ही हम कॉलेज नहीं गए हैं लेकिन हम अपने बच्चे को ज़रूर ही कॉलेज, अच्छे से अच्छे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे। इसके बाद मेरी माँ मान गई और अंतरिम डॉक्यूमेंट पर साइन करके मेरी माँ उन पेरेंट्स को मुझे गोद दे दिया। आखिर 17 साल बाद मैं कॉलेज में पढ़ने गया, लेकिन मैं अनजाने में इतना महंगा कॉलेज चुन चुका था कि इतना महंगा था कि जिसकी फीस भरने में ही मेरे माता पिता की लगभग सारी कमाई खत्म हो चुकी थी। 6 महीने तक लगातार कॉलेज जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ जो शिक्षा हमें दी जा रही है वो तो मेरे काम की ही नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा। उसके बाद धीरे धीरे हम जो है सो कॉलेज जाना कम कर दिया। जिंदगी में मुझे क्या करना है इसका मुझे कोई अता पता नहीं, और इस कॉलेज की शिक्षा किस तरह से मेरी जिंदगी की जो समस्या है, मेरी जिंदगी की समस्या की समाधान करने में मददगार साबित होगी। एक तरफ मैं अपने माता पिता के कमाए सारे पैसे लगभग कॉलेज में खर्च कर चुका था। मैंने इस विश्वास पे कॉलेज छोड़ा कि ज़िंदगी सब कुछ संभाल लेगी, और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। उस समय मैं कॉलेज छोड़ने के फैसले से काफ़ी डरा हुआ था, पर आज सोचता हूँ कि वो डिसीजन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। कॉलेज छोड़ने के बाद मैं क्लास में उपस्थित रहना भी धीरे धीरे कम कर दिया था। मेरे पास हॉस्टल का कमरा भी नहीं था, तो मैं एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सोता था। मैं 5 सेंट कमाने के लिए खाली कोक की बोतल वापस करने का काम किया करता था, और उस पैसे से मैं खाना खरीद कर खाता था। पूरे सप्ताह में एक दिन मैं पेट भरकर खाना खाऊं, इसलिए मैं हर रविवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाया करता था और वहां पर भरपेट खाना खाता था। मुझे ये सब करने में अच्छा लगता था, और जो भी मैंने अपनी जिज्ञासा और दिल की बात सुनकर किया और वो पाया, वह बाद में मेरे लिए अमूल्य साबित हुआ।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश का सबसे अच्छा कैलीग्राफी सिखाया जाता था। परिसर के हर पोस्टर, हर दीवार, हर टेबल पे अच्छी अच्छी कैलीग्राफी की गई रहती थी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, इसी वजह से मैं सामान्य विषयों के क्लास में नहीं जाता था। इसलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने का फैसला किया। उस समय मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी मैं अपनी ज़िंदगी में इन सभी चीज़ों का कभी उपयोग भी कर पाऊंगा। लेकिन जब 10 साल बाद मैं कंप्यूटर बना रहा था, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन किया था। मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी द्वारा दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैं कॉलेज से नहीं निकला होता तो शायद कभी भी मैक के अंदर मल्टीपल टाइपोग्राफी या स्पीड फॉन्ट्स जैसी कोई सुविधा भी नहीं होती। चूंकि विंडोज मैक की कॉपी करके बनाया है, इस वजह से तो शायद पर्सनल कंप्यूटर में भी ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैं कैलीग्राफी नहीं की होती, कभी पर्सनल कंप्यूटर में जो स्पीड फॉन्ट्स होते वो नहीं होते। निश्चित ही जब मैं कॉलेज में था, तब भविष्य में देखकर इन बिंदुओं को मैं आपस में नहीं जोड़ सकता। लेकिन आज जब 10 साल पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ साफ साफ नजर आता है। आप कभी भी भविष्य में झांक कर नहीं देख सकते। आप कभी भी भविष्य में झांक कर इन बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते हैं। आप तो सिर्फ भूतकाल में देखकर ही इन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा, जो कुछ भी अभी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। अपने गुणों में, अपने कर्मों में, अपनी किस्मत में, किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस बात पर भरोसा करना कि आगे चलकर भविष्य की सभी घटना आपस में जुड़ेंगे, अपने दिल की आवाज सुनने में हिम्मत देगा। आप भी बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रहे होंगे और आपकी यही बात आपको दूसरों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में। मैं जिस चीज को चाहता था वो मुझे आसानी से मिल जाता था, वॉच, और मैं अपने पिता के गैराज से शुरू की एप्पल की कंपनी। तब मैं 20 साल का था। हमने लगातार 10 साल मेहनत करके 2 लोगों की कंपनी को आगे बढ़ाकर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी खड़ी करी। तब तक मैं 30 साल का हो गया था और मुझे मेरी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। तब एक युवक ने स्टीव जॉब्स से पूछा कि स्टीव, आपको अपनी ही कंपनी से कोई कैसे निकाल सकता है? जॉब्स कहते इस बात पर कि जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती गई, हमने एक प्रतिभावान आदमी को काम पर रखा, जिसे मैंने सोचा कि साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। पहले 1-2 साल तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर कंपनी के भविष्य के बारे में हम दोनों के बीच मतभेद हो गए और बात इतनी बढ़ गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ये बात पहुंच गई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोगों ने भी उन लोगों का ही साथ दिया और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद तो मानो कि मेरे पूरे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। ये चीज मुझे बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीने तक समझ ही नहीं आया था कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं। एक वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस घाटी को ही छोड़ के चला जाऊं। मुझे ऐसा लगा कि यह सब कुछ इतनी आसानी से अपनाकर मैंने अपने पहले से पीढ़ी की उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नायस से मिलकर उनसे क्षमा मांगा। एक बहुत बड़ा असफल व्यक्ति बन चुका था, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी भावुक हूँ। एप्पल कंपनी में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मेरे जुनून में तो कोई कमी नहीं आई। अब भी अपने काम से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं फिर से एक नई शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि एप्पल से निकाले जाने से बढ़िया मेरी जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं फिर से एक बार खुद को मुक्त महसूस कर रहा था। फ्रीडम की वजह से मैं अपने सबसे क्रियाशील समय में जो किया और जो पाया, मैंने अगले 5 सालों में एक दूसरी कंपनी पिक्सर खड़ी कर दी और इस दौरान मुझे एक प्रतिभावान महिला से भी मुलाकात हुई जो आगे चलकर मेरी धर्मपत्नी भी बनी। पिक्सर दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त तक यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। आगे चलकर एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित किया गया तंत्रज्ञान का उपयोग करता है। अब मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता
तो ये सब कुछ चीज़ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी आपको भी ज़िंदगी इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ आगे इसलिए बढ़ते गया क्योंकि मैं अपने काम से प्रेम करता था। आप सच में क्या पसंद करते हैं, ये आपको जानना होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जितना आप अपने प्यार को ढूंढने में मेहनत करते हैं, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिस काम को करते हुए आप खुशी महसूस करें, क्योंकि काम जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए आप वो काम करें जो जिसे सचमुच आप एक बड़ा काम मानते हैं, क्योंकि बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि वो करे जो आपको करना पसंद हो। यदि आपको अभी तक अपने मनपसंद का काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। और जैसा किसी अच्छे रिश्ते में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मेरी मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तब मैं एक कहावत पढ़ा था जो कुछ इस तरह से है, रोज ऐसे जिए कि ये दिन आज आपका आखिरी दिन है। तो आज आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। इस कहावत ने मेरी दिमाग पर एक छाप छोड़ दी थी, और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर रोज खुद से यह सवाल पूछता हूँ, अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो आज करूँगा जो आज मैं करने वाला हूँ या जो कर रहा हूँ। अगर लगातार 4-5 दिनों तक अगर उसका जवाब ना होता तो मैं खुद समझ जाता था कि अब इसमें कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है, और मैं उसको स्वीकार करके उसमें बदलाव करता था। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में मददगार साबित हुआ है, क्योंकि जब आप एक बार मृत्यु के बारे में सोचते हैं, सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, कुछ खोने का डर, कुछ पाने का डर सब गायब हो जाता है। सिर्फ वही बचता है जो जरूरी रहता है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आपके पास कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरी पाचक ग्रंथि में एक ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पाचक ग्रंथि होता क्या है। मैंने लगभग यकीन के साथ बता दिया कि अब मैं मरने वाला हूँ। डॉक्टर ने यकीन के साथ बता दिया कि मुझे कैंसर है और इसका इलाज संभव नहीं है। मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि तैयारी आप कर लीजिए, आप अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लीजिए, जिसका सीधा मतलब है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका सीधा सा मतलब कि आप वो सब काम कर लीजिए जो आप आने वाले 10 सालों में करने वाले थे, ताकि आपके परिवार, आपके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो, कम से कम परेशानी हो। जब मेरी बियोप्सी हुई है, एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाला गया, तब मैं बेहोश था। मेरी पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। उसने बताया कि माइक्रोस्कोप से सेल्स देखने के बाद डॉक्टर रो पड़े। दरअसल सेल देख के डॉक्टर यह समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो ठीक हो सकती है। फिर मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से अभी ठीक हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दशक तक मैं ऐसे ही व्यवस्थित ठीक रहूँगा। यह सब देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग भी जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। आज तक कोई भी मौत से नहीं बच सका है, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मौत ही इस जिंदगी का लगभग सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को नया करती है, पुराने को हटाकर नया रास्ता खोलती है। और इस समय आप नए हैं, ज्यादा नहीं, कुछ समय बाद आप भी पुराने हो जाएंगे। ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, बाकी सच्चा है, और रास्ते साफ हो जाएंगे। आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी बनकर व्यर्थ मत कीजिए, बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरे के हिसाब से मत उपयोग करिए, अपनी जिंदगी को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचार के स्वर में आप अपने दिल की आवाज को मत दबाइए, आप अपने अंतर्ज्ञान को मत डूबने दीजिए। और जब आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट होकर जा रहे हैं, तो मैं आप सबके लिए एक इच्छा रखता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।